पिछले पार्ट में हमने देखा कि ब्लिसफुल पैलेस की एल्डर कैंग जेड पत्थर को अपनी एनर्जी से तोड़ देती है, जिससे मैन पर बंधी चैनें टूट जाती हैं और वो एक अर्थ इमोर्टल डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैन इतनी बड़ी हो जाती है कि बाकी लोग उसके सामने कीड़े मकोड़ों जैसे लगते हैं और इसी के साथ वो अपनी मैजिकल ओरा रिलीज करती है, जिसे बाई एक गोल्डन शील्ड बनाकर रोक लेता है। तो लिटिल सिक्स बाई को बताती है कि अब तो हम गए काम से। पिछली बार जब बॉस ने खुद से कंट्रोल खो दिया था, तब 3 मायना स्टेज के कल्टीवेटर ने अपनी जान से हाथ धोकर बड़ी मुश्किल से बॉस को वापस सील कर पाए थे। अब हम क्या करें? इधर एल्डर कैंग भी हंसते हुए कहती है, तुम लोग सोचना भी मत कि आज तुम जिंदा बच पाओगे। आज तो तुम्हें ये पक्का ख़त्म कर देगी। उनकी बड़बड़ से बाई इरिटेट हो जाता है और कहता है, कितनी आवाज़ कर रहे हो, और अपने मैजिक से कैंग के मुंह पे रस्सी बांध देता है। साथ में लिटिल सिक्स का मुंह भी बंद कर देता है। तो लिटिल सिक्स सोचती है, मेरा मुंह क्यों बंद कर दिया, मैं तो बस सावधान कर रही थी। और बाई कुछ तालिस्मान सू को देते हुए कहता है, इन्हें पकड़ो। तभी हम देखते हैं कि मैन शील्ड मैजिक फॉर्मेशन का निर्माण करने लगती है और अपना अटैक बाई पे कर देती है। तो बाई और मैन की पावर आपस में टकरा जाती है और बाई अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, एक कोर्स जो सील भी बना सकती है, ये तो मज़ेदार लग रहा है। और एक तालिस्मान मैन की ओर फेंकते हुए कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? आखिरकार एक लाश तो लाश ही होती है। तभी मैन बाई पर अटैक करती है, पर बाई का तालिस्मान मैन के सर पर जाकर चिपक जाता है। तो मैन जोर से चिल्लाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें मैन और बाई दोनों दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो सू और सिक्स घबराकर उन्हें पुकारने लगते हैं। धमाके का धुआं छटने पर हम देखते हैं कि मैन नॉर्मल हो गई होती है और बाई उसे पकड़कर अपना मुंह उसके सीने पे रखा होता है। ये देखकर मैन झटपटाते हुए कहती है, प्रोफेसर बाई ये क्या कर रहे हो? तो बाई उसे कहता है, हिलो मत, रुको 1 मिनट। तो मैन कहती है, प्रोफेसर बाई वैसे तो मैं एक फीमेल कल्टीवेटर हूँ, पर मेरा शरीर बहुत समय पहले ही ज़ॉम्बी में बदल गया है, तो तुम ऐसा मत करो। और बाई कहता है, अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। और हम देखते हैं कि बाई मैन के शरीर से उसकी करप्टेड एनर्जी चूस कर बाहर निकाल रहा था, जिसे देखकर लिटिल सिक्स खुशी से उछलते हुए कहती है, बॉस तुम दोबारा नॉर्मल हो गई हो। तो मैन बाई से कहती है, ओह तो तुम ये कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा अचानक कोई दूसरा इरादा नहीं था, बल्कि तुम तो मेरे शरीर की प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे। तो बाई अपने मुंह से उस करप्टेड एनर्जी को बाहर निकालते हुए कहता है, दैट्स राइट, ये तो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, पर इस वक्त तुम्हारा शरीर इस स्थिति में नहीं है कि ये ऐसा बना रहे, तो जितना जल्दी हो सके मुझे इसे फिक्स करना होगा। और अपने मैजिक एनर्जी से करप्टेड एनर्जी को ख़त्म करते हुए कहता है, इसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, अगर हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो हमें जल्दी से सेक्ट जाना होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है। तो मैन कहती है, क्या मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है? तो बाई उसे कहता है, तुम इस बारे में आराम से सोच सकती हो, हम फिर बात करते हैं, पहले मैं इसका इलाज कर देता हूँ। और कैंग की ओर बढ़ने लगता है। तो कैंग डरते हुए कहती है, मैं तो ब्लिसफुल पैलेस की बातों में आ गई थी। सीनियर बाई आप तो एक अच्छे आदमी हैं, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी पर रहम करो, मुझे मत मारो। तो बाई कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे सीनियर ब्रदर कहोगी। ठीक है, वैसे हम सेम सेक्ट से हैं, तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। और अपने मैजिक का यूज कर देता है। ये देखकर कैंग कहती है, बाई लियो चैन ये तुम क्या कर रहे हो? और उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो वो जोर से चिल्लाने लगती है और एक फॉर्मेशन में गायब होने लगती है। तो बाई कहता है, गेट लॉस्ट, आज के बाद अकेडमी का तुमसे कोई नाता नहीं है। और देखता है कि सिक्स, सू और मैन उनके सेक्ट जाने की बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं। सू कहती है, अगर तुम चाहती हो तो चलो हमारे साथ, पर लिटिल सिक्स मना करते हुए कहती है, नो वे, ये नहीं हो सकता। तो मैन बोलती है, लिटिल सिक्स इस तरह की बात मत करो, तुम जानती हो कि ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है। तो सिक्स कहती है, बॉस तुम एक अर्थ इमोर्टल हो, तुम ऐसे किसी पर कैसे निर्भर हो सकती हो जो अभी रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पे ही है। फिर वहाँ बाई आकर पूछता है, क्या तुमने सोच लिया कि तुम्हें हमारे साथ जाना है कि नहीं? तो मैन सू की ओर देखती है और सू खुशी से साथ चलने को बोलती है। तो मैन बाई के सामने घुटनों पे बैठ जाती है।
ये देखकर बाई पूछता है, कॉर्प्स इमोर्टल, इस सब का क्या मतलब है? तो मैनमैन हाथ जोड़कर कहती है, मास्टर मैं चैंग मैनमैन, प्लीज मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर स्वीकार कर लीजिए। तो बाई कहता है, तुम ऐसे भी हमारे साथ सेक्ट चल सकती हो, इसके लिए तुम्हें मेरा डिसाइपल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बाई के सामने अचानक सिस्टम स्क्रीन आ जाती है और बाई थोड़ा चौंक जाता है। तो सिस्टम स्क्रीन उसे बताती है, कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने अभी वर्ल्ड टास्क के आखिरी हिस्से को एक्टिव कर दिया है, जो इस तरह से है। टास्क ऑब्जेक्टिव, 3 दिन के अंदर अपने किसी डिसाइपल को अर्थ इमोर्टल रियल्म पर पहुंचाना है। टास्क रिवार्ड, एक्टिवेशन ऑफ वर्ल्ड टास्क, मिस्टीरियस ब्लाइंड बॉक्स और हेवनली डियो फ्रैगमेंट X1। फेलियर पेनल्टी, होस्ट वर्ल्ड टास्क क्वालिफिकेशन हार जाएगा और हमेशा के लिए सिस्टम खो देगा, और साथ में अपनी पूरी स्पिरिचुअल क्यू भी। ये सुनकर बाई गुस्से से कहता है, तुम इस टास्क को जानबूझकर इतना कठिन बना रहे हो। यहाँ से सीन कट होकर कहीं और की जगह दिखाई देती है, जहाँ ब्लिसफुल पैलेस की एल्डर कैंग होती है, जो कहती है, मुझे इतने घंटे हो गए चलते चलते, फिर भी मैं इस जंगल से नहीं निकल पा रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बाई लियो चैन मेरे साथ ऐसा करने की? मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगी और एक ना एक दिन ज़रूर बदला लूँगी। तभी वहाँ आवाज़ आती है, एल्डर कैंग। तो कैंग आवाज़ की ओर देखती है। वहाँ एक आदमी अंधेरे में चोगा पहने खड़ा होता है। तो कैंग पूछती है, कौन हो तुम? सामने आओ। और इसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो ब्लिसफुल का यांग चैंग होता है। और यांग कहता है, जब एल्डर कैंग यहाँ आ गई है तो क्यों ना हम पास आकर आपस में बातें करें। ये सुनकर कैंग सोचती है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बाई लियो चैन की पर्सनैलिटी के अनुसार वो इसे जिंदा छोड़ने वालों में से नहीं है। और चिल्ला के कहती है, मुझे सच बताओ कौन हो तुम, क्योंकि तुम यांग नहीं हो सकते। तो यांग का चेहरा बिगड़ने लगता है और उसका सर मुड़ने लगता है। पीछे से डीमन का सर आगे आने लगता है और वो कहता है, पहाड़ पहाड़ है, पानी पानी, तो मैं यांग चैंग क्यों नहीं हो सकता? और अब मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो। और फिर जंगल से कैंग की चीख की आवाज़ आती है, पर हमें कुछ दिखाया नहीं जाता कि कैंग मरी है या बच गई। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। अगले चैप्टर की शुरुआत में हमें क्विंगलन पीक का खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ आसमान से एक पिंक पोर्टल खुलने लगता है और उस पोर्टल में से एक कॉफिन बाहर निकलने लगता है, जो मैजिकल तालिस्मान से बंधा होता है। और भाई पीछे से आते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि ये कॉफिन हमें समय पर मिल गया, नहीं तो अर्थ इमोर्टल के शरीर को विस्फोट होने से रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। अब वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से मैनमैन को मेरे कमरे में ले चलो। सू और लिटिल सिक्स हाँ में जवाब देती हैं और सिक्स कॉफिन को बाई के कमरे में धकेलने लगती है। और हम देखते हैं कि मैंग एक दीवार के पीछे से छुपकर सिक्स पर नज़र रख रही होती है। बाई कमरे का दरवाज़ा बंद करके सिक्स को बाहर इंतज़ार करने को कहता है। इधर मैंग डर से छिपी होती है और सोचती है, ये इस मॉन्स्टर को यहाँ क्यों ले आई। और उसे पास्ट की बातें याद आती है, जहाँ वो लिटिल सिक्स को खाने के लिए क्वैगडी ग्रास देती है और सोचती है, उस वक्त मैंने ऐसा दिखाया था कि मैंने हार मान ली है, पर मैंने उस घास में जुलाब की गोलियां मिक्स कर दी थी। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो मैं तो गई। तभी लिटिल सिक्स अचानक उसके पीछे से आकर कहती है, वाह क्या कोइंसिडेंस है, मैंने नहीं सोचा था कि अब हम दोबारा आपस में मिलेंगे। अब हम उस इंसिडेंट्स के परिणाम के बारे में देखते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हारी वजह से पूरी रात मुझे डायरिया से सफ़र करना पड़ा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैनमैन घबरा कर सॉरी मांगने लगती है। और फिर हमें बाई के कमरे को दिखाया जाता है, जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। और हम देखते हैं कि वहाँ एनर्जी से मैजिकल मार्बल बन रहा था। बाई उस मार्बल की मदद से आसपास की एनर्जी को मार्बल में डाल रहा होता है और कहता है, इतना ठीक है, अब कॉफिन को अनसील करते हैं। और एक धमाके से कॉफिन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर कॉफिन से मैनमैन बाहर निकलती है और कहती है, मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा शरीर इस कॉर्प्स एनर्जी को और सहन नहीं कर सकता और कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो बाई कहता है, तो फिर जल्दी शुरू करते हैं, इससे पहले देर हो जाए। तुम दोनों जल्दी से अपने कपड़े उतार दो।
ये सुनकर सू और मैनमैन चौंक जाती हैं कि मास्टर ये क्या कह रहे हैं, क्या हमें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। और बाई अपने कपड़े निकालते हुए कहता है, अगर तुम ऐसे ही डिले करती रहोगी तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए जल्दी करो। तो मैनमैन कहती है, मैं मास्टर की बातों को समझ सकती हूँ, पर इस वक्त ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो बाई कहता है, नॉनसेंस, अगर तुम कपड़े नहीं निकालोगी तो आगे की प्रोसेस कैसे शुरू होगी। तो मैनमैन धीरे से सू को कहती है, अब हम क्या करें, मुझे तो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो सू भी कहती है, ये मेरा भी पहली बार है। फिर मैनमैन अपने कपड़े उतारते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ, जब तक मास्टर ऐसा कह रहे हैं मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं। और अपने कपड़े उतार देती है। उसे देखकर सू शर्मा जाती है और अपने कपड़े उतारते हुए कहती है, मैं भी मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करूँगी। और वो भी अपने कपड़े उतार देती है। तभी बाई पीछे घूमता है और सू और मैनमैन को देखता है, फिर चिल्ला के कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, अपने सारे कपड़े क्यों उतार दिए, कम से कम अंडरगारमेंट्स तो पहने रखती। तो सू और मैनमैन ये सुनकर चौंकते हुए शर्माती हैं कि ये हमने क्या कर दिया। और बाई उन्हें गारमेंट्स पहनने को कहता है। उनके कपड़े पहनने के बाद बाई उन्हें बताता है, स्पिरिचुअल क्यू की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें इसे स्किन कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र करना होता है। ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए तुम में। आखिरकार तुम दोनों सोच क्या रही थी, क्या मैं तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूँ। वैसे सही बताना, तुम सबको भी लगा था ना कि आगे कुछ 18+ आने वाला है। फिर सू कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ मास्टर, अपने दिमाग में ऐसी सोच लाने के लिए। तो बाई कहता है, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है। अगर अर्थ इमोर्टल का शरीर ब्लास्ट हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं तुम्हें इस प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो मैन सू को सावधानी बरतने को कहती है और सू कहती है, मैं ठीक हूँ, चलो शुरू करते हैं। फिर बाई अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हारी कॉर्प्स क्यू को अलग करने और उस पर कंट्रोल करने के लिए मेरी सुप्रीम यांग क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने इसे सीधे मैनमैन के शरीर में ट्रांसफ़र कर दिया तो दोनों एनर्जी क्यू आपस में कोलाइड हो जाएंगी और विस्फोट हो जाएगा। तो इन दोनों क्यू को पहले सूलियो के शरीर में रिकन्सील्ड करना पड़ेगा, फिर इन्हें मैनमैन के शरीर में ट्रांसफ़र करेंगे। और हम देखते हैं कि सू के शरीर में बाई और मैनमैन की एनर्जी जाने लगती है और उसे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो बाई कहता है, हमारे पास स्पिरिचुअल पावर को मैनिपुलेट करने का और कोई सरल रास्ता नहीं है, पर यह तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो सू बताती है, मास्टर स्पिरिचुअल क्यू अंदर जा रही है, ये बहुत ज़्यादा है, लगता है अब ये ओवरफ्लो होने वाली है। तो बाई सू से कहता है, जल्दी अपनी जगह बदलो और स्पिरिचुअल क्यू को मैनमैन के शरीर में ट्रांसफ़र कर दो। और हम देखते हैं कि मैनमैन की हालत बिगड़ने लगती है। तो बाई कहता है, मुझे पता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के कंट्रोल में रहना अच्छी फीलिंग नहीं है। सू जल्दी यहाँ आओ और मैनमैन के शरीर को स्टेबलाइज करो। और सू मैनमैन के शरीर को टच करते हुए कहती है, मैनमैन तुम चिंता मत करो, मास्टर की स्किल्स सच में बहुत अच्छी हैं, तैयार हो जाओ, अब मैं एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। और यहाँ सीन कट होकर एक गाजर पे जाता है जिसे मैंग लिटिल सिक्स को देते हुए कहती है, लॉर्ड डीमन एम्परर, ये ईस्टर्न होंग गाजर आपके लिए है। तो सिक्स गाजर को देखते हुए सोचती है, इस दुनिया में इतनी परफेक्ट क्वालिटी की गाजर कैसे हो सकती है, ये तो स्पिरिचुअल क्यू से भरी हुई है, चलो एक टुकड़ा खा के देखती हूँ। और गाजर की एक बाइट लेते ही सिक्स की आंखों में चमक आ जाती है। वो तो जैसे अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है और कहती है, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। और देखती है कि वो पूरी गाजर खा चुकी है और उसे इसका पता ही नहीं चला। तो मैंग वू जुई के पास जाते हुए कहती है, वू जुई, आज से ये तुम्हारी बॉस है और मैं सेकंड बॉस। अगर मुझे या बॉस को गाजर चाहिए तो अच्छा यही रहेगा कि तुम चुपचाप गाजर दे दो। तो सिक्स कहती है, इस कीड़े को तो तेल में फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है। और वो जुई के पास आकर कहती है, ये मैंग वैसे दिखने में ही ताकतवर है, असलियत में बहुत कमज़ोर है, ये अभी सिर्फ हाफ डीमन एम्परर है। अगर तुम स्पिरिट डीमन की पीक पर हो तो ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। तो वो कहती है, तुम कौन हो, क्या तुम भी मेरी गाजर चुराना चाहती हो। तो सिक्स डेविल लुक बनाकर हंसते हुए कहती है, मुझे पता है अब क्या करना है। और वो के सर पे हाथ ले जाकर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगती है
और कहती है अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो क्यों ना तुम्हारे इमोर्टल फेथ के लिए मैं थोड़ी तुम्हें दे दूं। ये तुम्हारी गाजर के बदले अच्छी ट्रेड है। वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ कि जब तुम डीमन किंग रियल्म पे पहुँचोगी तो कितनी ताकतवर हो जाओगी। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम सू को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलती है तो मैनमन उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है फाइनली तुम जाग ही गई। और हम देखते हैं कि मैनमन का शरीर अब नॉर्मल हो गया है। ये देखकर सू बहुत खुश हो जाती है और बाई को कहती है मास्टर देखो मैनमन फिर से नॉर्मल हो गई। तो बाई कहता है हाँ अभी के लिए मुझे थोड़ा आराम करने दो, फिर हम इस बारे में आगे बात करेंगे। और सोचता है स्पिरिचुअल एनर्जी को एक अर्थ इमोर्टल के अंदर डालना सच में बहुत एनर्जी लेता है। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग ख़त्म हो गई है। इतनी अधिक मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करना सूख के लिए भी बहुत कठिन रहा है। तो मैनमन कहती है मैं नहीं जानती कि इतने बड़े एहसान को मैं कैसे चुकाऊंगी। आज हजारों सालों के बाद ये पहली बार है कि किसी ने एक ज़ॉम्बी शरीर को वापस ठीक किया हो। तो बाई मैनमन को बताता है कि आज से तुम्हारी कॉर्प्स एनर्जी बदलकर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बन गई है। इसके इस्तेमाल से अपनी स्पिरिचुअल को कॉन्शियसनेस को वापस जगाओ और एक बार तुम अपनी ट्रू फॉर्म को रिकंस्ट्रक्ट कर लोगी तो शायद वापस से जिंदा हो पाओगी। तभी बाहर से बहुत सारी एनर्जी आने लगती है जिसे देखकर बाई थोड़ा चौंक जाता है कि ये बाहर क्या हो रहा है। तो मैनमन बताती है ये एनर्जी ये तो एक डीमन किंग के जन्म की एनर्जी है। तो बाई उन्हें कहता है तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ कि क्या चल रहा है। और हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ क्विंगलैंड पीक के बीच बहुत तेज ग्रीन एनर्जी की रोशनी निकल रही होती है। उसे देखकर लिटिल सिक्स कहती है काम पूरा हो गया। और हम देखते हैं कि उस एनर्जी से कोई बाहर निकल रही होती है। वो वूज हुई होती है जो अब डीमन किंग रियल में पहुंच गई थी। तो सिक्स उसके पास आकर कहती है गुड आज से तुम मेरी हो। जब तक तुम मेरा नाम यूज करोगी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कोई डीमन नहीं कर पाएगा। तो वो अपने आप को देखती है और कहती है ये थोड़ी भारी है, मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। यह सुनकर मैंग चिढ़ाते हुए एक और मुंह कर लेती है। तो सिक्स को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहती है लगता है मुझे तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा कि अपनों से बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। तो मैंग कहती है तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही थी। और सिक्स गुस्से से अटैक करते हुए कहती है मैंने कहा ना एल्डर्स की रेस्पेक्ट करो। और एक थप्पड़ मैंग को लगा देती है। तो मैंग कहती है बिना मतलब गुस्सा क्यों कर रही हो। सिक्स ये सुनकर कहती है बिना मतलब गुस्सा, लगता है तुम्हें आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। और दोबारा मैंग पे अटैक करने बढ़ती है। तो पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है। पकड़ने वाला बाई होता है जो सिक्स को कहता है तुम यहाँ बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर रही हो, क्या तुम दोबारा पिटना चाहती हो। तो सिक्स कहती है क्या तुम जो चाहो वो कर सकते हो पर मैं कुछ नहीं। तो बाई उसे छोड़ते हुए कहता है मैं तो बस मैनमन के शरीर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। फिर सिक्स कहती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश ना की हो। तभी मैंग भागते हुए बाई की ओर आती है और कहती है मास्टर बाई लियो चैन, ये दोनों गैंग अप करके मुझे बुली कर रहे थे। और बाई से चिपक जाती है। तो बाई उसे कहता है मैंने कितनी बार कहा है मुझसे ज़्यादा चिपका मत करो। और हम देखते हैं कि वो भागते हुए उनके पास आ रही होती है और मैंग को अपने सर से एक जोरदार टक्कर मार देती है जिससे मैंग सामने की दीवार से बहुत जोर से टकरा जाती है। फिर वो गुस्से से कहती है अगर आज के बाद मेरी गाजरें चुराई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो बाई उसके सर को सहलाते हुए कहता है नॉट बैड, तुम और तेज हो गई हो, पर वो चाहे मैंग जैसी भी है वो तुम्हारी सीनियर है। तुम अब एक डीमन किंग हो तो तुम्हें अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो हाँ कहती है और भाई सिक्स को कहता है सिक्स मैंग को घर ले जाओ और वापस आकर मुझे कोर्ट यार्ड में मिलो। और सोचता है लेकिन एक डीमन किंग का जन्म कोई छोटी बात नहीं है, इसने बहुत से लोगों का ध्यान इस ओर खींचा होगा। और हम देखते हैं कि आसमान से कुछ एनर्जी के गोले क्विंगलैंड पीक के दरवाजे की ओर आ रहे हैं और दरवाजे के पास आकर
ज़मीन पे उतरते हैं। ये एकेडमी के मास्टर्स होते हैं। तो उनमें से एक कहता है ये जगह है जहाँ कंपास पॉइंट कर रहा है। तो एयर रे फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर नी कहता है ब्रदर यू, हमारे लिए बिना इजाज़त के क्विंगलैंड पीक पे घुसपैठ करना ठीक नहीं रहेगा। और एल्केमी डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर यैन कहता है मैं भी यही सोचता हूँ कि ऐसा करना गलत होगा, एटलीस्ट पहले ग्रेट एल्डर से तो पूछ ही लेते हैं। तो बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट का यू कहता है तुम दोनों मत भूलो कि हेडमास्टर ली दूसरों को लेकर बाई की हेल्प कर रहे हैं, तो एकेडमी की सेफ्टी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, तो बाकी बात पर ध्यान मत दो। और स्वॉर्ड आर्ट का मास्टर गुस्से में कहता है ये सब उस इडियट बाई की वजह से हुआ है। वो बिना किसी के बारे में सोचे पैलेस ऑफ पैराडाइज में दूसरों की हेल्प करने चला गया और अब हेडमास्टर को उसकी मदद करने के लिए एकेडमी की आधी सिक्योरिटी को उसके पीछे ले जाना पड़ा है। और अब यहाँ एक डीमन किंग है जिससे निपटने के लिए हमें मदद की ज़रूरत है। 4 आर्ट डिपार्टमेंट की सिस्टर यू ये सुनकर सोचती है ये सब क्या बकवास कर रहे हैं। तो यू कहता है वैसे तो यहाँ एक ही लिविंग अपर्चर स्टेज का डीमन किंग है, पर हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा क्योंकि एकेडमी की सेफ्टी सबसे पहले आती है। और बाकी आदमी भी उसका साथ देते हुए आपस में डिस्कस करने लगते हैं। तो यू कहता है एवरीवन चलो मैं लीड करता हूँ, और दरवाजे को देखता है। फिर एक घूसे से दरवाजे को तोड़ते हुए कहता है मैं अंदर जा रहा हूँ। और अंदर आते ही बाई को अंदर लकड़ियाँ काटते देख वे सभी चौंक जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। बाई को देखकर सिस्टर यू बहुत खुश हो जाती है। तो बाई उन्हें हाथ हिलाकर हाय करते हुए कहता है यहाँ तो सभी डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर आए हैं, ऐसा क्या हुआ है कि आप सभी को मेरे क्विंगलैंड पीक पे आने की परेशानी उठानी पड़ी। तो यू कहता है बाई लियो चैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, डीमन किंग कहाँ है। तो बाई कूल अंदाज में कहता है ये आप क्या कह रहे हैं इंस्ट्रक्टर, मैं तालिस्मान का इंस्ट्रक्टर हूँ, तो जाहिर है मैं तालिस्मान डिपार्टमेंट में तो रहूँगा ही। और बात रही डीमन किंग की, तो सुनो वो एक बार इधर आओ। ये देखकर इंस्ट्रक्टर यू घबरा जाता है, उसके मुंह से शब्द बाहर नहीं निकलते क्योंकि बाई वू का सर सहलाते हुए उन्हें कहता है देख लो जो घोड़ा मैं पाल रहा था उसने अभी ब्रेक थ्रू किया है, तो जिस डीमन किंग की तुम बात कर रहे हो शायद ये वही है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर नी कहता है एक डीमन किंग को पालना ये हमारी एकेडमी में पहली बार हुआ है। और इंस्ट्रक्टर यैन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये करने वाला तालिस्मान डिपार्टमेंट होगा, बधाई हो ब्रदर बाई। तो स्वॉर्ड आर्ट मास्टर जिंग कहता है सभी मेरी बात सुनो, इस घोड़े को हमें मॉन्स्टर कंट्रोल डिपार्टमेंट में देना चाहिए क्योंकि सेफ्टी के लिए यही सही रहेगा। तो इंस्ट्रक्टर यू कहती है ये घोड़ा इंस्ट्रक्टर बाई का है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो जिंग कहता है क्योंकि इंस्ट्रक्टर बाई डीमन किंग को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी रिवॉल्विंग लाइट स्टेज पे हैं और एक अनकंट्रोल्ड डीमन बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए सेक्ट की सेफ्टी के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो इंस्ट्रक्टर यू हंसते हुए कहता है इंस्ट्रक्टर जिंग सही कह रहा है, अब तुम चुपचाप इस डीमन हॉर्स को मुझे सौंप दो, ये सब के लिए अच्छा रहेगा। तो बाई कहता है ओह और अगर मैं ना दूँ तो। इंस्ट्रक्टर यू डेविल स्माइल के साथ कहता है तुम नहीं दोगे, ये डिसाइड करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। और अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए बीस्ट कैप्चरिंग स्किल यूज करता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।